नमस्कार। रैपिड रिवीजन सीरीज यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स में आप सभी का स्वागत है। और इस क्रम में आज हम लोग कुछ स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे और जो स्कीम्स, जो योजनाएं आपके यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उस पर हम फोकस करेंगे। तो ये आज एक दिन में तो हो नहीं पाएगा, ये कम से कम 2 से 3 दिन, मतलब पार्ट 1, 2, 3 इस तरीके से आएंगे स्कीम्स। ऐसे स्कीम्स के बाद कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कौन से विधेयक जो अधिनियम बने, जो 2023 में कौन कौन से अधिनियम पास हुए, सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से डिसीजन आए, या इसी से संबंधित जो 2023 के इंपॉर्टेंट खबर है, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल, वो हम लोग इस सीरीज के तहत, रैपिड रिवीजन सीरीज के तहत कवर करेंगे। तो इसी क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ स्कीम्स के बारे में जो आपको यूपीएससी 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल उस स्कीम के बारे में नहीं जानेंगे, जो खास बात आपको यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जानना है, हम आज केवल उन्हीं बातों पे यहां पे चर्चा करेंगे। तो अगर देखो हम इसको शुरू करें तो इसके तहत जो हमारा आज का पहला जो योजना है, जो पहली जो स्कीम है, वो है प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में आप सभी भली भांति वाकिफ हैं, लेकिन ये सब इसलिए यहां पे बताया जा रहा है कि ये इस बार को फोकस्ड हो सकता है, इस बार के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए एक रैपिड रिवीजन सीरीज में आपका इसके जरिए एक रिवीजन हो जाएगा, इसी उद्देश्य से इसको चलाया गया है। तो जो हमारी पहली योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना, उसके बारे में देखें तो आपको पता है कि ये 2014 में इसे लॉन्च किया गया था और 2023 में इस योजना के 9 साल हो गए, 2024 में इस योजना को 10 साल हो जाएंगे। तो इस वजह से थोड़ा सा ये चर्चा में आ सकता है, इससे सवाल बनने की उम्मीद हो सकती है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में से लॉन्च किया गया। यह क्यों किया गया? तो जो कमजोर और आर्थिक रूप से वंचित वर्ग हैं, उनको सस्ती वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए वित्त मंत्रालय के नेतृत्व में विश्व स्तर पर सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन पहलों में से है। तो ये ध्यान में रखेंगे कि इसका मंत्रालय कौन है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया है। वैसे लोगों का, जो समाज के कमजोर लोग हैं, जिनके बैंक में खाते नहीं थे, तो ये प्रधानमंत्री जनधन योजना इसी उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी। इसके तहत क्या है कि प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक बुनियादी बैंकिंग खाता होना चाहिए, वित्तीय साक्षरता और ऋण, उन्हें इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, ऋण वगैरह लेने के बारे में उन्हें जानकारी होनी चाहिए, बीमा तथा पेंशन सुविधाओं तक उनकी पहुंच होनी चाहिए, और इन सब के साथ बैंकिंग सुविधाओं और सार्वभौमिक पहुंच के लिए एक मंच प्रदान करता है। आप देखते हैं ना कि भारत सरकार बहुत सारी बीमा पॉलिसी, बहुत सारी सब्सिडी समाज के कमजोर लोगों के लिए चलाता है, तो वो सब उनके बैंक खातों में जाती है। ये योजना जब शुरू हुई उस समय भारत के बहुत सारे लोगों के पास बैंक खाते नहीं थे, तो इसके तहत बहुत सारे लोगों के बैंक खाते खोले गए कि जो भी सब्सिडी है, जो भी सरकार योजनाएं चला रही है, वो उनके डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर हो। कोई बीमा पॉलिसी है, कुछ ऐसी चीजें हैं, तो उनके बारे में जानकारी हो, उनके खाते से ही सब कुछ संबंधित होगा। तो बिना अकाउंट के ये काम, सरकारी योजनाओं का काम हो नहीं सकता, तो इस उद्देश्य से ये चलाया गया। इसमें बात करें इसकी खासियत के बारे में, तो इसका उद्देश्य है शाखाओं और बैंकिंग संवाददाताओं के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना। जो बैंक कर्मचारी हैं, इनके मदद से ज्यादा बैंकिंग सेवा का विस्तार हो सके, लोगों के खाते खुल सके। इसमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र शामिल किए गए। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। अगर स्टेटमेंट में आ जाएगी केवल ग्रामीण क्षेत्र, तो केवल ग्रामीण क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को शामिल किया गया है, तथा खाता खोलने वालों को स्वदेशी डेबिट कार्ड भी प्रदान किया गया है। तो ये डेबिट कार्ड, जो कि रुपए कार्ड है, वो भी उनको दिया गया है। जो प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते हैं, उनमें न्यूनतम कोई शेष राशि बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है। एक जीरो अकाउंट बैलेंस है, ठीक है ना, इसमें कोई भी मिनिमम राशि रखने की आवश्यकता नहीं है। इसके द्वारा जो खाता धारक हैं, उनको जो रुपए कार्ड जारी किए गए हैं, उस रुपए कार्ड के साथ ही 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी कवर किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको किया गया है कि 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा इसके साथ कवर होगा। और उनके बाद जो कि और इसमें चेंज है, जो अकाउंट जनधन खाते के तहत 28/8/2018 के बाद खोले गए हैं, उनमें इन खातों के लिए 2 लाख रुपए तक इसको बढ़ाया किया गया है। पहले मतलब
28 अगस्त 2018 के पहले के जो खाते थे उनमें 1 लाख का ही बीमा कवर था, लेकिन 2018 अगस्त 28 तारीख के बाद जितने खाते खोले गए हैं उनमें ये बीमा की राशि बढ़ा करके 2 लाख रुपए कर दी गई है। ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट, ये ध्यान में रखेंगे, सवाल में आ सकता है। प्रत्येक पात्र वयस्क को 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी इस खाते के तहत दी जाएगी, जिनके भी खाते हैं जनधन अकाउंट जिनका भी है प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। ओवरड्राफ्टिंग का मतलब यह है, जो ओवरड्राफ्ट जो सुविधा दी गई है कि अगर जो भी खाता धारक है, अगर उनके खाते में पैसे नहीं है तो भी वो 10,000 रुपए तक की निकासी कर सकते हैं। यही है ओवरड्राफ्ट का मतलब, और सरकार ने यह सुविधाएं जनधन खातों के लिए दी है। पीएमजेडीवाई खाता धारक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर इसके द्वारा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इसके तहत दिया गया। आपने देखा ना, 1 लाख का था पहले, फिर 2 लाख का बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के लिए योग्य है। मतलब ये जो भी खाता, ये अकाउंट जिनके पास है वो उनको इन सभी योजनाओं का फायदा मिलेगा, उनके खाते में डायरेक्ट पैसा जाएगा। उसके साथ साथ उनको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का फायदा मिलेगा, उनके प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का और अटल पेंशन योजना, इन सभी योजनाओं का फायदा उनको मिलेगा जिनके पास एक जनधन खाता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा जो दूसरा स्कीम है, जो दूसरी योजना है, वो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इसके बारे में देखते हैं क्या है पीएम किसान के बारे में। तो इस योजना को 2019 में लॉन्च किया गया फरवरी में। इससे के साथ क्या है कि जो भूमि धारक किसान हैं उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए यह योजना शुरू किया गया है। यानी जिन किसानों के पास अपनी खुद की जमीन है, उनके जो जरूरतों को, वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या होता है कि किसान के पास जमीन है तो खेती तो हो नहीं जाएगी भाई, खेती के लिए उसको आवश्यक वस्तुएं, बीज, उर्वरक, खाद वगैरह ये सब चाहिए। तो इन सब चीजों के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 2019 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू किया गया। इसके तहत क्या लाभ है, तो इसके तहत भी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर है, डायरेक्ट किसानों के बैंक में राशि को ट्रांसफर किया जाएगा और इससे देश भर के किसान परिवारों के बैंक खाते में हर 4 महीने में, ये ध्यान में रखिएगा, हर 4 महीने में 3 समान किस्तों में 6,000 रुपए प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ हस्तांतरित किया जाता है। यानी प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपए दिया जाएगा भारत के सभी किसान परिवारों को, और इसकी 3 किस्त होगी, और ये होगी आपकी 2,000 रुपए की 3 किस्त जाती है और हर 4 महीने पे एक किस्त जाएगी। तो ये इसके तहत उनकी वित्तीय जरूरतें पूरी हो सके, उसके तहत यह शुरू किया गया है और डायरेक्ट उनके किसानों के खाते में यह अमाउंट जाएगा। इस योजना का दायरा क्या है, तो दायरा कहने का सेंस यह है कि पहले जो योजना जब शुरू किया गया था तो शुरुआत में यह योजना केवल छोटे किसानों के लिए, सीमांत किसानों के लिए थी। जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि थी उन्हीं को पहले इस योजना के बारे में, मतलब इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलता था। उसके बाद में आगे चल करके इस योजना का दायरा और भी बढ़ा दिया गया और उसके बाद जिनके पास भूमि है सभी भूमि धारक किसानों को इस योजना के तहत कवर किया गया और 6,000 रुपए वार्षिक उन्हें 2,000 की 3 किस्त प्रत्येक 4 महीने पे दी जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए फंड कौन देता है, इसका भारत सरकार 100% फंड देती है क्योंकि यह केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, ये केंद्र प्रायोजित योजना है, उसके बाद भी ये भारत सरकार इसका 100% फंड देती है, ये ध्यान में रखिएगा। वैसे केंद्रीय क्षेत्र की योजना में भारत सरकार 100% फंड जारी करती है, केंद्र प्रायोजित योजना में नहीं। लेकिन ये केंद्र प्रायोजित योजना होने के साथ भी 100% फंड इसमें भारत सरकार ही देती है। इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसे चलाया जाता है, जिसका मंत्रालय भी आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उद्देश्य की बात करेंगे, किस उद्देश्य से चलाया गया है, तो उद्देश्य यही है कि फसल चक्र के अंत में प्रत्याशित कृषि आय के अनुरूप उचित फसल स्वास्थ्य और पैदावार सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न आदानों की खरीद संबंधी छोटे और सीमांत किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए। कि मान लो एक फसल चक्र समाप्त हो गया, अगला अब खेती करनी है, तो खेती करने के लिए कौन सा फसल की खेती करनी है, उसका बीज चाहिए, खाद चाहिए, ठीक है, सिंचाई के लिए पानी वगैरह, तो ये सब बहुत सारी चीजें होती है। तो इन सब के लिए ये सहायता खास तौर से दी जाती है।
इस तरह के खर्चों को पूरा करने के लिए खासतौर से क्यों शुरू किया गया है कि जो किसान है वो साहूकारों के चुंगल से बच सके। इन छोटी छोटी जरूरतों के लिए भारत के किसान व्यापारियों के पास जाते थे, साहूकारों के पास जाते थे, उनसे पैसा लेते थे और वो उनके ब्याज पे ब्याज चढ़ाते थे और वो मूलधन उनका कभी खत्म नहीं होता था। तो ये सब जो चीजें हैं यहाँ पे साहूकारों के चंगुल से किसानों को छुड़ाना, इसलिए भारत सरकार 6,000 प्रतिवर्ष उन्हें देती है। और खेती की गतिविधियों में इनकी निरंतरता सुनिश्चित करना, अभाव की वजह से तो लोग खेती भी नहीं कर पाते थे कि साहूकार हो जाएंगे, साहूकार इतने ब्याज पे पैसे देगा, ठीक है, तो उनकी खेती भी रेगुलर नहीं हो पाती थी। तो इसी को पूर्ण करने के लिए कि खेती निरंतर होती रहे, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इस योजना को शुरू किया। इसके लिए दो चीजें हैं, पीएम किसान मोबाइल एप्लीकेशन भी भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस योजना के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा विकसित और डिजाइन किया गया। इस पर जाकर के वो एग्रीकल्चर से संबंधित और कुछ जानकारी भी ले सकते हैं। भौतिक सत्यापन मॉड्यूल इसके द्वारा शुरू किया गया है कि जो भी प्रावधान है इस योजना के अनुसार प्रत्येक वर्ष अनिवार्य रूप से 5% लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन भी किया जाता है कि जो जितने किसानों को दिया जा रहा है वाकई में किसानों को जा रहा है कि नहीं। तो प्रत्येक साल 5% लोगों का फिजिकली जाकर के उनको सत्यापित किया जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। अगर अगली योजना के बारे में हम बात करें तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है हमारी अगली। इसके बारे में जो देखें तो ये भी भारत में मत्स्य पालन के क्षेत्र में, मछली पालन के क्षेत्र में सतत और जिम्मेदार विकास के लिए यह शुरू किया गया है, खासतौर से नीली क्रांति लाने के लिए। नीली क्रांति के बारे में आपको पता होगा, मत्स्य पालन ही नीली क्रांति होती है। इसलिए इस योजना के तहत, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 20,050 करोड़ रुपए इस पे निवेश किया गया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसमें इतना फंड निवेश किया गया है, जो इस क्षेत्र में यानी मछली पालन के क्षेत्र में अब तक का सबसे ज्यादा निवेश है। इतना जो अमाउंट निवेश किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस पे बात करें तो यह जो योजना है 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर से वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए शुरू की गई है और सभी राज्यों और केंद्र शासित जितने भी प्रदेश है सब में भारत में यह लागू की जा रही है, इसलिए इतना ज्यादा इसमें निवेश किया गया है। संस्थागत ऋण तक पहुंच के लिए सुविधाजनक बनाने हेतु मछुआरों को बीमा कवरेज, वित्तीय सहायता, किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी प्रदान की जाती है कि आसानी से इन लोगों को अगर इसके जरिए ऋण मिल सके तो मछुआरों का भी इसमें जीवन बीमा कवर किया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह की सुविधाएं ये दी जाती हैं इस योजना के तहत भी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। कार्यान्वयन तो ये दो तरीके से यह योजना कार्य करती है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना की तरह और केंद्र प्रायोजित योजना की तरह। तो अगर ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना की तरह जब काम करती है इसकी पूरी लागत केंद्र सरकार वहन करती है, और जब केंद्र प्रायोजित योजना के तहत कार्य करती है तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसके लागत का बंटवारा हो जाता है। ठीक है, 60-40 70-30 इस तरीके के रेशियो से। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखेंगे कि ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है ये दोनों घटकों में काम करती है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में भी और केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में भी। तो ये इंपॉर्टेंट। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि मत्स्य पालन क्षेत्र का विकास करना, टिकाऊ, उत्तरदायी, समावेशी और न्याय संगत तरीके से उपयोग करना, जो फंड उनको जा रहा है तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, प्रोटेक्शन बढ़े, इन सब चीजों के बारे में। भूमि और जल के विस्तार, सघनीकरण, विविधीकरण, उत्पादक उपयोग के माध्यम से मत्स्य उत्पादन और उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए यह योजना चलाई गई है। फसल कटाई के बाद प्रबंधन, गुणवत्ता में सुधार सहित मूल्य श्रृंखला को भी इसके तहत मजबूत किया गया है। इस उद्देश्य से इसे चलाया गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। मछुआरों और जो मत्स्य किसान हैं उनकी आय को दोगुनी करना कि उनको सार्थक रोजगार मिल सके, कृषि सकल मूल्य वर्धित, निर्यात में मत्स्य पालन क्षेत्र का योगदान बढ़े, ज्यादा से ज्यादा मत्स्य उत्पादन होगा तो बाहर के देशों में निर्यात किया जाएगा, इस उद्देश्य से शुरू किया गया है। जो मछुआरे या जो मछली पालन करने वाले जो किसान हैं उनकी सामाजिक, भौतिक और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। तो ये सब सारी चीजें कि मत्स्य पालन प्रबंधन ये मजबूती से काम करे, इस उद्देश्य से इस योजना को चलाया गया है।
इसके बाद इसकी उपलब्धियां भी है कि ये किस तरीके से क्या उपलब्धियां। तो अगर हम 2020-21 से 2022-23 तक का बात करें, क्योंकि ये 5 वर्ष तक के लिए है ना, 24-25 तक के लिए है, इतने में ये 14,654.67 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी जा चुकी है अभी तक। और इसके दौरान मछली उत्पादन 16.25 मिलियन मीट्रिक टन के अब तक का सबसे हाई स्तर पे पहुंच गया है इस योजना के द्वारा, जो कि समुद्री निर्यात का 57,586 करोड़ रुपए का निर्यात भी किया जा चुका है। तो इस योजना का ये इंपैक्ट है, ये उपलब्धियां हैं, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और विश्व स्तर पर तीसरे सबसे बड़े मछली उत्पादक और दूसरे सबसे बड़े जलीय कृषि उत्पादक के रूप में भारत में मत्स्य पालन और जलीय कृषि उद्योग प्राथमिकता वाले क्षेत्र बन गए हैं। तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट है और ये अभी का डेटा है और 2024-25 तक ये काम करेगा, इसलिए तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार के लिए। अगली जो हमारी स्कीम है या जो अगली योजना है वो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। क्या है वो मुद्रा योजना, इसके बारे में जानते हैं। तो इसको भारत सरकार के द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया। ये उनके लिए शुरू किया गया जो लघु व्यवसाय करना चाहते हैं, लघु व्यवसाय उद्यमों के लिए। और इस पे 10 लाख तक का क्या लिखा है, संपार्श्विक मुक्त संस्थागत ऋण प्रदान करता है। मतलब कहने का अर्थ है कि 10 लाख रुपए तक की इसमें ऋण आपको दी जाएगी भारत सरकार के द्वारा, और उसके एवज में बैंक में आपको कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, तो उस तरीके का ये ऋण है। इस पे क्या है कि ये जो ऋण जो देंगे कौन कौन से सदस्य संस्थान है, तो इस पे आपका जो ऋण देने वाले सदस्य संस्थान है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों के द्वारा ये ऋण दिए जाते हैं। इसके प्रकार क्या क्या है, किस काम के लिए, जैसे इस ऋण का उपयोग लोग विनिर्माण करने के लिए, व्यापार करने के लिए, सर्विस सेक्टर में, एग्रीकल्चर में आय अर्जन गतिविधियों के लिए इस ऋण का उपयोग कर सकते हैं। बात करें तो इसके तहत 3 प्रकार के ऋण दिए जाते हैं। एक है शिशु, फिर किशोर, फिर तरुण। शिशु ऋण का मतलब यह है कि इसमें केवल 50,000 रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। दूसरा है किशोर, यानी जिसकी जरूरत 50,000 से 5 लाख रुपए तक की है, उनके लिए एक किशोर योजना है इसके तहत। तीसरा है तरुण, यानी 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के ऋण की व्यवस्था तरुण में की गई है। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ये 3 प्रकार के ऋण दिए जाते हैं। इसकी उपलब्धियां क्या है, तो 2015 अप्रैल में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 32.53 करोड़ रुपए से ज्यादा ऋण दिए जा चुके हैं। ठीक है, और इससे समाज के वंचित वर्ग जैसे महिला उद्यमी, SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक समुदाय के उधारकर्ताओं आदि को ऋण दिया गया है कि वो समाज में आगे बढ़कर काम कर सके। ठीक है, और इसके साथ साथ जो नए उद्यमी भी हैं उनको भी इसके तहत ध्यान दिया गया है, इसके तहत उन्हें भी ऋण दिया गया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। मंत्रालय कौन सा है, श्रम और रोजगार मंत्रालय है। इसके द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने 2015 से 18 तक 1.12 करोड़ अतिरिक्त रोजगार सृजन करने में सहायता, क्योंकि लोग इसके द्वारा पैसे लेकर के अपने स्वरोजगार वगैरह को भी शुरू किए हैं, अपने स्टार्टअप वगैरह, तो उसके लिए यह आंकड़ा है। रोजगार में अनुमानित वृद्धि के अनुसार 1.12 करोड़ में 69 लाख महिलाएं, मतलब 62% महिलाएं हैं। 1.12 करोड़ लोगों को जो इसमें रोजगार मिला, उसकी 62% महिलाएं हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और पिछले 3 वित्तीय वर्षों की बात की जाए तो राजस्थान राज्य में दिए गए 81 लाख ऋणों में 52 लाख से अधिक महिला उद्यमियों को प्रदान किए गए, जो कि कुल ऋणों का 64% है। तो ये इन लोगों को, जो समाज के वंचित वर्ग के लोग हैं, उनको भी इसके लिए फोकस किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री योजना जो मुद्रा योजना, इसका समय के साथ इसका भी विस्तार किया गया। जैसे कि पहले तो उन क्षेत्रों में दिया जाता था, लघु उद्योगों, इन सब में, आगे जाकर के इसके तहत मछली पालन के लिए भी, डेयरी उत्पादन के लिए, खाद्य प्रसंस्करण जैसे कृषि संबंधी गतिविधियों को भी शामिल किया गया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। 2016-17 में इस कार्यक्रम को और ज्यादा बढ़ाया गया और इन चीजों को भी इसमें शामिल किया गया। और किसान को ट्रैक्टर लेना है, किसी को पावर टिलर लेना है, उसके लिए 10 लाख रुपए की अगर अधिकतम सीमा वाले भी ऋण अगर चाहिए इन सब उपयोगों के लिए, तो 2017-18 में
ये भी उपलब्ध कराए गए, इसको और थोड़ा व्यापक बनाया गया है। 2018-19 से व्यवसायिक उपयोग के लिए 2 पहिया वाहनों के ऋण को भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में शामिल किया गया, क्योंकि मान लो अब कोई व्यक्ति डेयरी प्रोडक्ट है, उसे दूध बेचने जाना है, मार्केट में बांटने जाना है, और तो उसको अगर बाइक ले लेनी है, मतलब व्यवसायिक उद्देश्य के लिए अगर कोई मोटरसाइकिल लेना चाहता है तो इस योजना के तहत वो ले सकता है। इस योजना में कुछ सुधार के भी कदम उठाए गए, जैसे कि उदय मित्र पोर्टल इसके लिए बनाया गया। इस पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिनको चाहिए ये लोन। उसके अलावा जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर के, वो इसके तहत डिजिटल ऋण देना पब्लिक सेक्टर के बैंकों ने भी इस योजना के तहत शुरू किया है। उसके साथ साथ पीएसबी जो पब्लिक सेक्टर के बैंक है और मुद्रा लिमिटेड, ये लोग मिल करके इस योजना के बारे में ज्यादा प्रचार भी करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा ले सके। और पीएसबी जो है पब्लिक सेक्टर के जो बैंक है, इस योजना के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अगली जो एक और स्कीम है हमारी, वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इस बीमा योजना के तहत मान लीजिए अगर दुर्घटना हो गई या दुर्घटना के कारण मृत्यु हो गई या विकलांगता आ गई, तो इसके कवरेज के लिए प्रति वर्ष नवीकरणीय 1 वर्षीय दुर्घटना बीमा योजना है। यह 1 वर्ष के लिए दुर्घटना बीमा है। हर साल इसको रिन्यूअल किया जाता है, नवीकरण किया जाता है कि दुर्घटना में अगर किसी की मृत्यु हो जाए या अपाहिज हो जाए तो उस लिए इसका कार्यान्वयन क्या है कि सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियां या किसी अन्य सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा बैंकों और डाकघरों की साझेदारी के द्वारा यह काम करती है। पात्रता है, कौन इसके लिए योग्य है? तो बचत बैंक या डाकघर खाता रखने वाले जो लोग हैं, जिनका सेविंग अकाउंट है, या जो लोग बैंक घर में जिनका खाता है, 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग के सभी व्यक्ति इस जीवन बीमा के लिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए हकदार हैं। इसके लाभ क्या है कि दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता हेतु 20 रुपए प्रति वर्ष का प्रीमियम इसमें दिया जाता है, और उसके बदले में 2 लाख रुपए आकस्मिक मृत्यु पर और विकलांगता होने पर 1 लाख रुपए इस बीमा योजना के तहत दिया जाता है। उपलब्धियां क्या है इस योजना की? तो अगर हम बात करें अप्रैल 2023 तक जो इसका लेटेस्ट डेटा है, तो ये 34.18 करोड़ से अधिक लोगों ने इस पे रजिस्टर्ड किया है, और 1,15,951 दावों के लिए मतलब 2,302.26 करोड़ रुपए की राशि दी भी जा चुकी है। तो ये सब इस बीमा योजना के तहत है। अगली एक और बीमा योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इस योजना के तहत प्रावधान यह है कि ये भी 1 वर्ष की जीवन बीमा योजना है, और किसी भी कारण से अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए यह कवरेज प्रदान करती है। वार्षिक आधार पे भी इसका भी नवीनीकरण या रिन्यूअल किया जाता है, भी वार्षिक आधार पे ये बीमा सिस्टम है। इससे क्या है कि एलआईसी के द्वारा या किसी अन्य जीवन बीमा कंपनी के द्वारा बैंकों और डाकघरों की साझेदारी में यह काम करती है। इसके लिए पात्रता कौन है, योग्य कौन है? तो जो लोग बचत बैंक या डाकघर में जिनके खाते हैं, 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति इस योजना के नामांकन के हकदार हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के। वहीं पे बात करें तो इसके लिए लाभ, तो किसी भी कारण से अगर मृत्यु हो गई है तो मृत्यु के मामले में 436 रुपए इस पे जो प्रति वर्ष प्रीमियम देना होगा, और उसके बदले में 2 लाख रुपए का जीवन बीमा इसके तहत कवर है। उपलब्धियां क्या है इसके तहत? तो अप्रैल 2023 तक इस पे 16.19 करोड़ से अधिक लोगों ने नामांकन कराया इस योजना में, और 6,64,520 लोगों ने इस योजना का लाभ लेने के लिए दावा किया, और उस दावे के तहत 13,290.40 करोड़ रुपए की राशि दी भी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है स्कीम्स। इसके अलावा एक और स्कीम है जो अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना के बारे में अगर हम बात करें तो ये सभी भारतीयों के लिए, विशेष रूप से गरीब, वंचित और असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, उनके हेतु यह सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने के लिए अटल पेंशन योजना शुरू की गई है। ये असंगठित क्षेत्र के लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने और भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार की एक पहल है। जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, उनको इस पेंशन योजना के तहत वित्तीय सुरक्षा दी जाती है।
इसकी कार्यप्रणाली की बात करें तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम के माध्यम से पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा यह काम किया जाता है। इसके लिए योग्य व्यक्ति कौन है? तो 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी बैंक खाता धारक चयनित पेंशन राशि के आधार पर किए जाने वाले योगदान में, मतलब अलग अलग वो जो भी पेंशन के लिए अपना जो प्लान है वो चुन सकते हैं, और जो उम्र है 18 से 40 वर्ष की आयु के लोग इसके तहत शामिल हैं। लाभ क्या है? तो लाभ है कि इस योजना से जुड़ने के बाद किए गए योगदान के आधार जो अभिदाता है 60 वर्ष की आयु पूरी होने पे, जिन लोगों ने ये इस योजना में उसके लिए रजिस्टर्ड किया है, 60 वर्ष की उनकी आयु जब पूरी हो जाएगी तो गारंटी कृत न्यूनतम 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक की उनको मासिक पेंशन दी जाएगी, और जिस आधार का प्लान लिए होंगे उस आधार की पे 1000 से 5000 उनको मासिक पेंशन दिया जाएगा। ठीक है। भुगतान की आवृत्ति क्या है? तो अभिदाता मासिक, तिमाही, छमाही आधार पर अटल पेंशन योजना में योगदान कर सकते हैं, महीने पर भी, 3 महीने पर भी, 6 महीने पर। तो ये इस तरीके से इस पे कर सकते हैं। यहां पे अगर इसकी निकासी प्रक्रिया की बात की जाएगी, कोई अगर इस योजना में हो गया अभी उसको छोड़ना चाहता है, तो सरकारी सहयोगदान और उस पर वापसी ब्याज की कटौती के बाद अभिदाता कुछ शर्तों के अधीन स्वेच्छा से अटल पेंशन योजना से अपना संबंध खत्म कर सकता है। जितनी उसकी राशि जमा हुई है उस पर जो ब्याज वगैरह वो काट करके उसकी राशि वापस कर दी जाएगी और वो छोड़ सकता है। उपलब्धियां क्या है इस योजना की? तो अप्रैल 2023 जो इसका लेटेस्ट डाटा है, 5 करोड़ से अधिक व्यक्तियों ने अटल पेंशन योजना की सदस्यता ली है। तो कुल मिलाजुलाकर ये जो रैपिड सेशन सीरीज हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए चला रहे हैं, इसके तहत स्कीम्स की ये सीरीज चलेगी, कम से कम 2 से 3 क्लासेज होंगी। तो उसी क्रम में आज का ये पार्ट 1 था। कल हम कुछ और स्कीम्स को लेकर आएंगे जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए सबसे अधिक मतलब आवश्यक है, जरूरी है आपको जानना, कि अगर एग्जाम में आपके पास सवाल आए तो आप उसको करने से बिल्कुल भी न चूक सकें। तो चलिए फिर कल मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।